नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई, बड़े नेता बैठे, वरिष्ठ नेता बैठे, रणनीति बनी, योजना बनी, बहुत सी बातें हुई। मैं दोनों की बात सुन रहा था, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बातें मैं सुन रहा था और बैठा था। मैं भी कुछ विश्लेषण कर रहा था, समझने की कोशिश भी कर रहा था। तो कुछ बातें हो रही थी जब निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये सबसे सुनहरा अवसर है जब पंचायत से लेकर संसद तक भगवा लहराना है, परचम लहराना है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी बातें कही निकाय चुनाव को लेकर कि भाई आरक्षण एक बड़ा विषय है जिस पर कि भाजपा बात नहीं कर रही है, किस तरीके से एक वर्ग के साथ अन्याय किया गया, और भी कुछ विषय थे। ये भी तक कहा कि कार्यकर्ता भी उपेक्षित है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी बातें भी चल रही हैं राजनीति के गलियारों में। ठीक है, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कुछ चल क्या रहा है, और उसे लेकर जो सियासी बातें हैं, दावे हैं, वो जब परिणाम आते हैं तब कहाँ जाकर बैठते हैं। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। आगामी त्रिस्तरीय नगरीय निकाय, नगर पंचायत और नगर पंचायत चुनावों को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने मोर्चों पर सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनावों पर गहन चर्चा हुई और चुनावी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों में चुनावी समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों की जिम्मेवारी भूपेंद्र सोवन्नी और सौरभ सिंह को सौंपी गई है। यह समितियां पार्टी द्वारा निर्धारित तारीखों के अनुसार वार्ड और नगर निगम महापौर के संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश संगठन को भेजेगी। बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि आगामी पंचायत से लेकर संसद तक भगवा लहराना है, जैसे हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की थी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्र गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को वो नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 13 महीने की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता उपेक्षित हैं। स्थानीय निकाय की प्रक्रिया में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं कई जिलों में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, जो ओबीसी वर्ग के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी जिस ओबीसी वर्ग को अपना सबसे बड़ी ताकत मानती है, वही उपेक्षित है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक करने का केवल ढोंग कर रही है। असलियत यही है कि प्रक्रिया में जो परिवर्तन किए गए, जो आरक्षण के नियमों में संशोधन करके यहाँ का जो सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी के हित में के खिलाफ जो फैसले लिए गए, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी व्यथित हैं। भाजपा अधिनायकवादी पार्टी है, अपने ही कार्यकर्ता और जनाधार वाले नेताओं के हक का गला घोटने वाली पार्टी है, जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, जो दुर्भावना उजागर हुई है, जिसके चलते आरक्षण के अधिकार से वंचित होना पड़ा है, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि सब कुछ सिर्फ सियासी बयानबाजी है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि किन के दावों में कितना दम है। निश्चित रूप से आने वाले इन चुनावों के परिणाम से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आने वाले परिणामों से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, परिणाम आने में अभी काफ़ी समय है। इस बीच बहुत सारी बातें होनी हैं, बहुत से सियासी और भी ऐसे बयान हमें सुनने होंगे और अलग अलग विषयों पर बातें सुननी होंगी। ठीक है, उसका विश्लेषण होता है। पहले मैं चर्चा की शुरुआत के पहले परिचय करवा दूं। मेरे विशेष मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है।
आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम समझेंगे। वासु जी, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय, बार बार प्रक्रिया में परिवर्तन, और ये भी तक कहा जा रहा है कि आपने जो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया है उसे ही आप अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मानते हैं। मतलब ये कहा गया है कि आपके भी कार्यकर्ता जो उस वर्ग से आते हैं, वो कार्यकर्ता वो भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। ये सारे आरोप है कांग्रेस के बड़े। शुरू में ही स्पष्ट कर लूँ आपसे, कहाँ फिट बैठता है ये, कितना फिट बैठता है ये, वासु जी? संजय जी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के आरोप हैं जी, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो विपक्ष में है, अपना काम कर रही है, लेकिन इनके पास धरातल कोई मुद्दे नहीं, जवाब देना भी आपका काम है सर। विपक्षी दल अगर सवाल कर रहा है तो जवाब देना भी आपका काम है, दोनों का काम बनता है। बिल्कुल संजय जी, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। हमने तो 50% आरक्षण कर दिया ओबीसी वर्ग का और उसको फायदा पहुंचाया है। ये जब पिछले समय आरक्षण बढ़ाए थे, ये जानबूझ के 72-73% तक ले गए थे। ये जानते थे कि ये स्टैंड नहीं करेगा और पीछे से अपने ही आदमी को लगा के हाई कोर्ट भेज देते हैं और उसको रुकवा देते हैं। तो ऐसी ये जो गेम है ना, ये जनता समझती है। इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जनता ने जवाब भी दिया विधानसभा चुनाव और अभी लोकसभा में भी दिया और उपचुनाव में भी दिया। अभी नगरीय निकाय चुनाव का तो भी जवाब मिल जाएगा। इसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो हमने किया है वो नियम के तहत किया है और ओबीसी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। और ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कोई पार्टी देती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो हमारे प्रमुख पद में प्रधानमंत्री पद है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे जो सबसे वरिष्ठ पद है वो ओबीसी वर्ग से। इनको दिखता नहीं कांग्रेस वालों को। जहां तक आज की बात है, ये कहते हैं कि हम नगरीय निकाय चुनाव में हमारे पास कोई मुद्दे नहीं। हमारे पास मुद्दे हैं, हमने काम करके दिखाया संजय जी। हमने 1 साल में बड़े जो हमने वादे किए थे मोदी की गारंटी के तहत, उसको पूरा करके दिखाया है। किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है, महतारी बंधन योजना का 1000 रुपए मिल रहा है, 8.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए, 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो इस 1 साल में स्वीकृत, 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुआ। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस वाले बताए कि इनके नगर निगम, इनके पास मेयर पूरे 10 नगर निगम के महापौर है, उनकी उपलब्धियां हैं क्या? अगर उनकी उपलब्धि में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो मैं तो उनका स्वागत करता हूं। अगर ये रायपुर के मेयर के उपलब्धि में इस चुनाव को लड़ेंगे तो मैं इनका स्वागत करता हूं। कभी ये तो चुनाव में उनको प्रचार करने तक नहीं भेजते हैं। अभी दक्षिण का चुनाव हुआ, यहाँ के मेयर बोलते हैं हमने बड़ा विकास किया, लेकिन वो चुनाव में प्रचार करते नहीं दिखते हैं। अगर वो चुनाव का प्रचार करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ीजिए आशीष जी आप लोग, तो पता लग जाएगा किसने काम किया नहीं किया है। ठीक है आशीष जी, जवाब तो सीधे दे दिए, लेकिन एक बात बताइए, जैसा कि कह रहे हैं वासु जी, और भी मैं बात कर रहा था कुछ जानकारों से, ऐसे नियम लेकर आते हैं जो कि जिनका स्वरूप असंवैधानिक होता है, ये लगता है, और ये भी बार बार देखा गया है। ऐसा लगता नहीं है, बार बार देखा गया आशीष जी कि वैसे निर्णय लिए जाते हैं, उस ओर बढ़ा जाता है और आगे जाकर उसे कोर्ट जो है अमान्य कर देती है, खारिज कर देती, कहती नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जब ये सब कुछ पता है, ये सब होना है, तो क्या जैसा कह रहे हैं वासु जी, सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं कि ऐसा करो, एक संदेश जाए, भले वो टिके ना टिके, और फिर बात करो कि भाई ये ओबीसी के साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है? बताइए आशीष जी। दिखाने के लिए बातें करना, दिखाने के लिए जो है घोषणाएं करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। चाहे जो है हम बात ले लें कि 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को देने की बात कह लें, या 1 साल में 1 लाख रोजगार देने की बात कह लें, या फिर ये कह लें कि भैया अभी जो है कोई ठोस बिना रणनीति बनाए इस बात की वाहवाही लूट लेना कि गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि 2026 में नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, खत्म करना चाहिए, हम भी आपके साथ हैं, जरूर करिए, लेकिन उसकी वाहवाही लूटने से पहले उनकी फंडिंग को रोकने की व्यवस्था बना लीजिए। उनको एक अच्छी रणनीति की तरह योजना को धरातल पर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो कर लीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रपोजल लाया था आरक्षण के लिए, वो प्रपोजल जो है लोगों के हित में था, जनता द्वारा, जनता की आवाज थी वो। और निश्चित रूप से संविधान में बदलाव और नियमों में बदलाव, और बदलाव एक नियम है, प्रकृति का नियम है, बदलाव संभव है, बदलाव असंभव नहीं है। किसी कारणवश
या फिर नियम अनुकूल अभी नहीं है, तो नियम भी बदले जाते हैं और समय समय पर हमने बदलाव देखे हैं। और इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और जनता से जुड़ी हुई चीजों को जनता के पास लेकर जाते हैं। रही बात नगरीय निकाय चुनाव की, तो नगरीय निकाय चुनाव में पिछले एक साल में जो स्थिति है, रायपुर नगर निगम की आशु भैया बात कर रहे थे, तो रायपुर नगर निगम में मैं बता दूं आपको कि पिछले एक साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रजिस्टर्ड केसेस हत्याओं के 600 हो चुके हैं, 3124 जो है अनाचार के केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर हुए हैं और 5 गोली कांड हुए हैं। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। निश्चित रूप से जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं वो जनता से जुड़े चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं और सबसे कठिन लोकतंत्र का चुनाव होता है, जिसमें व्यक्ति की छवि, जनप्रतिनिधि की छवि के साथ साथ वहां के लोकल इश्यूज भी बहुत मायने रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन इस चुनाव में लोकल स्थानीय मुद्दों के साथ एक मुद्दा जो हमेशा जनता के दिमाग में रहेगा वो है लचर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। और जिस तरीके से जो है वादा खिलाफी हुई है, मातारी बंधन में हमने सनी लियोनी का फॉर्म जो है सबने देखा। उसके बाद जो है राजनांदगांव में जब एसआई की भर्ती चल रही है तो उसमें ऐसे व्यक्ति को हटा दिया, उनका नाम हटा दिया। सनी लियोनी अब नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, हटा दिया उन्हें, हटा दिया गया है उन्हें। और राजनांदगांव में जो व्यक्ति दौड़ में शामिल भी नहीं है, उसे फिजिकल में 20 नंबर दे दिया गया। नंबर के एवज में जो है रेट तय किया गया, बाद में उस पर सरकार ने रोक लगाई है। अच्छी बात है, रोक लगाने से पहले शायद ये घोटाला नहीं होता तो बेहतर होता। तो हम पिछले 3 चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है नगर निकाय चुनाव में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो। बहुतायत पे हम चुनाव जीतते आए हैं 3 टेन्योर से और हमें यकीन है कि हम अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल को भी जाएंगे। ठीक है, रमेश पांडे जी से मैं पूछ लेता हूं। हालांकि आशीष जी एक बात आप भूल गए, 15 लाख का उल्लेख नहीं किया, इस बार जिक्र नहीं किया, अब लगता है भूल गए आप, पुरानी बात हो गई। रमेश पांडे जी, नहीं आप जितने कह रहे थे कि कहती है करती नहीं, मैं सोचा कि शुरुआत आप वहीं से करेंगे, लेकिन आप भी समझ गए नहीं कोई मतलब नहीं उन सब बातों का। ठीक है रमेश पांडे जी, थोड़ा बताइएगा कि जैसा ओबीसी का एक मसला उठा हुआ है, बातें हो रही हैं, अधिसूचित क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि वहाँ पर उनका आरक्षण नहीं के बराबर है या फिर कहीं कहीं तो नहीं भी है। तो जब ये विषय बन रहा था और मैं भी देख रहा था, थोड़ा आपसे भी समझ लूँ, ये तो आरक्षण का हर जगह का एक अनुपात तय होता है कि वहाँ की जनसंख्या किसकी कितनी है, उस आधार पर ये आरक्षण तय हुआ है। अगर 50% का आरक्षण कहने का मतलब कि यहाँ पर ये आबादी ही नहीं है, तो वो आरक्षण का स्तर या फिर वो आरक्षण की संख्या वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? कुल मिलाकर एक विषय है, तकनीकी विषय है, क्या समझ पा रहे हैं ये कोई विषय बनता दिखाई दे रहा है इन चुनाव में? छोटी सी जानकारी आपसे चाहूंगा, अगर आपके पास हो, नहीं तो मेरे ख्याल से बासु जी के पास होगी, वो बताएंगे जी। कि जैसे छत्तीसगढ़ में 12 नगर निगम हैं, तो 12 महापौरों में 14 नगर निगम है शायद, 14 में पिछले चुनाव में कितने ओबीसी के लिए आरक्षित थे और इस बार कितने ओबीसी के लिए आरक्षित है, ये संख्या हमको बता देंगे क्या? हाँ वासु जी, ये बता सकते हैं? संजय जी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन इसको मुझे भी देखना पड़ेगा निश्चित तौर पे। वो अगर अभी तुरंत डेटा मांगेगा तो मेरे लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ये 50% का जो होता है, तो 50% थे लगभग पिछली बार। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर ये डेटा मिल जाता ना तो अभी 1 सेकंड में क्लियर हो जाती बात कि क्या है सही क्या गलत है, क्या भ्रमपूर्ण बातें फैलाई जा रही जी। जो सरकार ने किया है ओबीसी आरक्षण का जो 50% बढ़ाया गया है जी, आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि इसमें संशोधन करना था, तो वो संशोधन जरूरी था जी। और 50% से ज्यादा करते तो वो कोर्ट में एग्जिस्ट नहीं होता, निरस्त हो जाता। तो 50% जो किया गया वो ऐसा नहीं कि टोटल संख्या में 50% किया गया है जी। जहां पर अनारक्षित सीटें थी मेरे ख्याल से, या जो SC ST से बची हुई आरक्षित सीटें थी, वहां पर इनका 50% ओबीसी रखा गया है। तो निश्चित रूप से मेरे समझ में यह बात आती है कि ओबीसी के पदों की संख्या बढ़ गई होगी। और जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है वो रोस्टर वाइज होती है। रोस्टर में होता है कि जहां पर आबादी ओबीसी की ज्यादा होगी उसके क्रम में वो इस बार कुछ पंचायत नगर निगम लिए गए होंगे, कुछ अगली बार के चुनाव में लेंगे,
उसके बाद अगली बार के चुनाव में, ऐसा एक रोस्टर तय होता है आरक्षण की प्रक्रिया में जी। मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके जो जानकार हैं वो जानते होंगे। और ये कहना कि ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये तो केवल भ्रमपूर्ण बातें हैं, गलत बातें हैं, ये गलत संदेश जाने की बात कही जा रही है। हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरी बात जनता के बीच रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी रखना चाहिए और बीजेपी को भी रखना चाहिए जी। इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि स्थितियां क्या हैं और सही कौन है जी। बिल्कुल। हाँ, ये आंकड़ा अगर मिलेगा तो बताइएगा इसमें। हालांकि मैं नगर पालिका का आरक्षण देख रहा हूँ, जो आरक्षण इसमें दिखाया जा रहा है 136 नगर पंचायत जी, 4 है नगर निगमों में 4 जगह ओबीसी हुआ है। भिलाई चरोदा नगर निगम जी, बिलासपुर दुर्ग नगर निगम और भिलाई चरोदा और भिलाई नगर निगम। तब 4 नगर निगम आरक्षित हैं ओबीसी के लिए जी। और दूसरे ओबीसी जी। और नगर पालिका अपन देखें, ये नगर निगम, ये नगर पालिका में दल्ली राजरा, बड़े बेचेली, लोरमी, कटघोरा, बेमेतरा, कोंडागांव, कवर्धा, अहिवारा, मनेनगढ़, सूरजपुर, कुम्हारी, यानी लगभग 11 ऐसे ओबीसी के लिए आरक्षण हुआ है मोटा मोटी तौर पर। तो ये देखिए, ये आंकड़े सामने हैं। मतलब 4 मतलब मानिए कितना हुआ, ये तो लगभग 30% के लगभग हुआ, 30 से भी कम, 30 से भी कम हुआ जी, 28% जी 30% से भी कम हुआ। तो ये बताइएगा रमेश जी, आपके सामने ये आंकड़ा है कि ये इस प्रकार का है। और पिछली बार क्या था ये पता है क्या? पिछले बार सर पार्षदों द्वारा महापौर चुना जा रहा राइट था, तो इस तरीके से आरक्षण उसमें नहीं था उसमें। अब तो बताइए, वहां आरक्षण तो था ही नहीं, तो कैसे तय किया था फिर आपने? नहीं संजय जी, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल होता है मामला संजय जी। वो जो वासु जी देखिए, कुल मिलाकर ये बातें कर रहे थे, आप बताइएगा, इसी का जवाब दीजिएगा। ये चर्चा थोड़ी सी गंभीर होती जा रही थी आंकड़ों को लेकर, लेकिन थोड़ा सा बताइए, ये जो एक विषय बड़ा आ रहा है, बार बार आ रहा है कि प्रक्रिया बदल दी, ये सब कर दिया, इन आंकड़ों को लेकर जो थोड़ी सी आप तो कहेंगे कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की स्थिति में है, भ्रम फैला रही है, तो स्पष्ट क्यों नहीं करते आप? स्पष्ट कीजिए ना, बताइए ना कि नहीं नहीं ये हो रहा है और ये तरीका है, कुछ गलत नहीं है, अधिसूचित क्षेत्र में इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पर इसलिए ऐसा होगा, बताइए ना ये सब। आप भ्रम क्यों बने रहने देना चाहते हैं? संजय जी, समय समय पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया है। आपको याद होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से बताया गया है ये जितना फैला रही है भ्रम वाला है और उसमें कहीं पर भी सच्चाई नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो कह रहे थे, इस बार जैसे 4 अपन मान रहे 4 नगर पालिकाओं में ओबीसी हुआ है, वो टर्न अराउंड होता है कि कभी कौन सा ओबीसी था पिछली बार, इसी बार कौन सा सामान्य था, कौन सा महिला ओबीसी था, ये उस समय के पर्ची के आधार पर निर्णय होता है। तो वहां पर तो उसके आधार पर भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जहां तक मैं इसको समझता हूं जो उनकी प्रक्रिया है। ठीक है वासु जी, ये खाली भ्रम फैलाने वाली बात है। आप देखिए, पिछली बार आप कह रहे हैं कि वो तो सब मिलकर चुनते थे, तो वहां पे आरक्षण नाम की तो चीज ही नहीं थी। मतलब उस उन पदों के लिए वो तो जिसे आप चुन लिए वो हो गया, या फिर वहां भी कुछ प्रक्रिया थी आरक्षण संजय जी देखिए, यही तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है ना जी। यही वो जान चुके थे कि हम नगर पालिकाओं में हालत स्थिर नहीं है, क्योंकि वो कैसो भी करके एन केन प्रकरण अपना जनता का अधिकार छीन के वो पार्षदों के में आ गए। अब हम तो जनता को फिर से अधिकार दिए हैं, आप लड़िए, डायरेक्ट फाइट महापौर चुनने का अधिकार जनता को है, चाहे वो किसे भी चुने, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये जो कांग्रेस ने किया, ये जनता का अधिकार छीनने का काम किया। और ये नियम कोई हमने नहीं बनाया था, दिग्विजय सिंह के जमाने का ये नियम था, उसको लेके चला था। कांग्रेस की क्या मजबूरी थी, कैसे इनको लगा कि अब हमारे पास मौका है, हम कर लेते हैं, कहीं अगर हम हार गए तो सरकार की नाकामी साबित हो जाएगी, और इस टाइप की बातें उस समय थी, तो इन्होंने किया जैसा भी किया। लेकिन हमने जनता को अधिकार दिया संजय जी, और फिर से आज जनता अपना मेयर चुनेगी, और निश्चित रूप से जनता मेयर जब जनता चुनती है तो उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है महापौर की, और निश्चित रूप से कार्य भी उस प्रकार के अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो बताइए फिर आप आशीष जी, ये जो बातें हो रही हैं, मतलब बात ये हो रही है कि भ्रम में आप डाल रहे हैं, या फिर आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार क्या प्रक्रिया थी, उस समय क्या आरक्षण के प्रावधान थे, अभी ऐसा क्या हो गया जिस पर कि हाहाकार मचा हुआ है? पिछली बार क्या था, अभी क्या है, थोड़ा बता दीजिए तुलनात्मक रूप से।
जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि जनता डायरेक्ट मेयर चुनेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो जिस तरीके से, जिस नजरिए से देख रहे थे चुनाव को, आप सोचिए बाकी स्टेट्स में भी ये होता है, उसके बाद यहाँ लागू किया गया। जैसे हम मुख्यमंत्री चुनते हैं तो जनता कभी मुख्यमंत्री को वोट देकर नहीं चुनती है। शहर की एक सरकार बनती है, मेयर इन काउंसिल बनता है, एक मंत्रिमंडल तरीके का बनता है जिसमें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, खेल, इन सब विभागों के लिए एमआईसी मेंबर नियुक्त किया जाता है। पार्षद, ये समझ लीजिए कि विधानसभा की सीटों की तरह थी। पार्षदों में पार्षद जो चुनकर आए थे वो एक तरीके से उन क्षेत्रों के जो है प्रतिनिधि थे और निर्वाचित प्रतिनिधि थे जी। हाँ, जिन जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने मिलकर अपना नेता चुना जो मेयर बने, और उसके बाद एक मेयर इन काउंसिल बनी जो एक शहर सरकार की तरह, जैसे प्रदेश में सरकार कार्यरत है वैसे ही सेम मॉडल को जो है लाया गया था यहाँ पर। अब जो बात कर रहे हैं आरक्षण की, सीधी सीधी बात है, आप पार्षदों की डेटा मेरे पास अगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत भिलाई नगर निगम को बहुत गहराई से जानता हूं, तो पार्षदों में ओबीसी सीट, ओबीसी महिला सीट ये आरक्षित थी। और ये जो है वहां की जनसंख्या के आधार पर कि कितनी % जनसंख्या है, महिला ओबीसी और जनरल, ये हमेशा रोटेट होते रहते हैं। और एसटी और एससी की जो सीट होती है वहां पर 33% से अधिक जनसंख्या होने पर उस सीट पर आरक्षण में शामिल किया जाता है एसटी एससी के। यही प्रक्रिया थी। अभी आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने 50% कर दिया है ओबीसी को। आप अगर देखेंगे तो मेयर की सीट जो आरक्षण आया है वो 28% के करीब आया है। वही आप अगर जो है नगर पालिका में देखेंगे तो 11 सीटें हैं ओबीसी की, वो लगभग 9 से 10% होती हैं। तो अगर इस पर ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहले तो महापौर और अध्यक्षों की पद आरक्षित नहीं थे, अब जब आरक्षित हुए हैं और आरक्षण इतना कम ओबीसी के कोटे में आया है, तो इस पर अगर चिंता जाहिर कर रहा है विपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी को मुखर होकर इसका जवाब देना चाहिए। ये इतना कम किस पॉलिसी से किया गया, किस फॉर्मूले से ये इतने कम। मैं ये रमेश जी से एक बार कोशिश करता हूँ। रमेश जी, अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि ये जो 50% का जो आंकड़ा है, थोड़ा समझाइएगा, अगर जानकारी आपकी यहाँ पर अध्ययन हो आपका, कि ये 50% का आंकड़ा ये कहाँ से आता है और कहाँ रहता है, कहाँ कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आशीष भाई बहुत समझदार हैं, लेकिन वो बीच में बात को उन्होंने काट दिया। सही बात उन्होंने नहीं रखी, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये बता दें कि पिछली बार यानी जो 5 साल पहले महापौर चुने गए थे, प्रदेश में कितने ओबीसी सीटें, कोई कितने महापौर की सीटें 14 में ऐसी थी जो ओबीसी के लिए आरक्षण थी, टोटल महिला पुरुष मिलाकर जी। और इस बार टोटल कितने हैं महिला पुरुष मिलाकर के? आप देखेंगे इस बार संख्या ज्यादा है, इसके पहले संख्या कम थी जी। मैं एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़े नहीं है, नहीं तो मैं अभी तुरंत बता देता। दूसरी बात, जो 50% की आप बात कर रहे हैं जी, वो 50% ऐसा नहीं कि 100 सीट है तो उसमें 50 ओबीसी को होगी, ये बातें गलत है। जो पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 50% ओबीसी का है, और ओबीसी उसमें जो खाली जगहें पड़ी हुई थी उसके लिए है, सभी के लिए नहीं है। 14 में 7 ओबीसी होंगे, 50% का मतलब ये नहीं हुआ। ये लोग ये बातें गलत बताई जा रही है कि 50% जो खाली अधिसूचित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर पहले से आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, और वो भी उसका जो निर्धारण होगा वो चक्रानुक्रम में होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे 5 सीटें ओबीसी के लिए हैं निर्धारित, लेकिन उसमें ओबीसी की जनसंख्या जो है 10 क्षेत्रों में ज्यादा है, तो उसमें से वही क्षेत्र 5 लिए जाएंगे जिसमें सर्वाधिक है ओबीसी की संख्या, और अगले चुनाव में फिर उसके शेष वाली ली जाएंगी, फिर अगले चुनाव में उसके शेष वाली ली जाएंगी। ऐसा आरक्षण का रोस्टर चलता है। इसके बारे में अगर कोई विशेषज्ञ होगा तो बेहतर ढंग से बता पाएगा। अगली बार और भी ज्यादा अध्ययन के साथ बैठेंगे इस पर। बासु जी, स्पष्ट है? या आशीष जी से पूछ लेता हूँ। आशीष जी, स्पष्ट है, कोई डाउट? जी, स्पष्ट तो हूँ बिल्कुल कि पंचायती जो अधिनियम है उसके अनुसार आरक्षण किया जाएगा, ये स्पष्ट बात है। लेकिन जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी पूछ रहे थे, पिछली बार जो है कुल 5 ओबीसी के मेयर थे। मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ, राजकिशोर प्रसाद जी, नीरज पाल जी, विजय देवांगन जी, श्रीमती सिफ्रा साहू जी और रामचरण यादव जी। ये 5 ओबीसी
के महापौर थे और इस बार जो रिजर्वेशन आया उसमें 4 महापौरों को आरक्षित किया गया है ओबीसी पद के लिए। देखिए आरक्षण की जो बात भारतीय जनता पार्टी रमेश जी कुछ बोल रहे हैं, रमेश जी कुछ बोल रहे हैं। जी जी मैं ये चाह रहा हूँ कि महिला ओबीसी के लिए भी मिला के देख लीजिए तो ये संख्या ज्यादा हो जा रही है, 5 से ज्यादा हो जा रही है। महिला ओबीसी मिलाकर 4 है सर, महिला ओबीसी मिलाकर 4 है। मैं बासु जी बताएंगे सीटें, इस बार जो सीटें आरक्षित हुई हैं वो महिला ओबीसी मिलाकर 4 है। वासु जी मेरी बात से जो है सहमत होंगे। तो एक महिला ओबीसी की सीट है रायपुर नगर निगम की, उसके बाद बाकी ओबीसी सीटों को मिलाकर 4 सीटें हो रही हैं जो महापौर के लिए आरक्षित है। जी हाँ वासु जी कुछ कह रहे हैं? वासु जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी जी देखिए, निश्चित तौर पे पूरा सम्मान ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। इस सरकार में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। उस समय में सब पता लग जाएगा संजय जी। इस बार महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिला है। आप अगर आरक्षण देखेंगे तो महिला का प्रतिनिधित्व इस बार ज्यादा दिखाई देगा आपको। इसमें शहर की बात कर लेता हूं, ओबीसी और सारे लोग महिलाओं को मिलाएंगे तो 58 वार्ड ऐसे हैं जो केवल उन्हीं लोग के लिए आरक्षित किए गए क्या। और कब ओबीसी की बात करूं तो 31 के करीब हैं, यानी 70 में 31, लगभग 40 के ऊपर 40% के आसपास आ गया। तो कहीं पर ऐसा है, कहीं पर ऐसा होता है, इसको समझना पड़ेगा। वो जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे वो टेक्निकल मामला है, उसको जब तक पूरा अध्ययन नहीं होगा और इस प्रकार की चर्चा है, पूरी संभावना ही नहीं है कि इस प्रकार की चर्चा हो सके। जी ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है तो चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु जी चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बृहद है लेकिन इस विषय में और भी सटीक आंकड़ों के साथ एक बार और बैठने की हम लोग कोशिश करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत से इसके अभी पक्ष जो थे उस पर बातें नहीं हो पाई। जरूर करेंगे, आप जरूर आइएगा। तो जिस तरीके से ये सब बातें हो रही हैं, आरक्षण का विषय आ रहा है, प्रक्रियाओं को लेकर बात हो रही है, ठीक है, स्पष्ट है कुछ विषय ऐसे होते हैं, तकनीकी होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक होता है। भारतीय जनता पार्टी का यह धर्म बनता है जब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उन पर स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण दिया भी जा रहा है, बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यही दोहरा रही है, आज भी यही कह रही थी कि भ्रम की स्थिति निर्मित की जा रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आने वाले समय में ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो एक प्रकार की नई प्रक्रिया है, नई बातें जो सामने आ रही हैं, उसका क्या असर होता है, परिणाम किस दिशा में जाता है, ऊंट किस करवट बैठता है, कुल मिलाकर देखना होगा और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो भी बातें की जा रही हैं वो कितना दम रखती हैं, उसमें कितनी साफ बातें हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।